देखिए, आपने तमाम ओपिनियन पोल्स देखे होंगे, लेकिन आज जो सर्वे हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कुछ अलग है, खास है, क्योंकि यह सर्वे है मुसलमानों पर किया गया सर्वे। योगी आदित्यनाथ पर यूपी के मुस्लिमों का सर्वे है ये। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने आज तिरपाल मॉडल लॉन्च कर दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नॉनवेज की दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि महाशिवरात्रि पर सनातनियों की शुद्धता, शुचिता भंग न हो। इस पर यूपी के अलग अलग शहरों के मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है? योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि बाबरी कयामत तक नहीं बन पाएगी। इन दोनों ही सवालों पर यूपी के मुस्लिमों का सर्वे बेहद चौंकाने वाला है। आप खुद देखिए। अल यामीन दुकान पर तिरपाल लग चुका है। दिल्ली चिकन पॉइंट पर तिरपाल लगा दिया गया है। हाजी मकबूल की तहरी पर भी पर्दा लटक रहा है। 786 मेरठ चिकन पॉइंट पर भी तिरपाल लटक रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तिरपाल मॉडल फिर लॉन्च कर दिया है। महाशिवरात्रि पर भाईजान पर्दे में रहेंगे। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों की आस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए ऐसी तैयारी की गई है। तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां नॉनवेज की दुकानें तिरपाल से ढक दी गई हैं। उनके आगे पर्दा कर दिया गया है। ये मुजफ्फरनगर का अटल चौक इलाका है, जहां से हरिद्वार से गंगाजल भरकर कांवड़िए गुजरेंगे। महाशिवरात्रि पर इसी रास्ते से सुबह सुबह सनातनी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। नॉनवेज से शिव भक्तों की शुद्धता और शुचिता भंग ना हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने इलाके में मौजूद सारी नॉनवेज की दुकानों पर पर्दा लगवा दिया है। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने पर्दा मॉडल लॉन्च किया है। पिछले साल होली के मौके पर भी पर्दा मॉडल नजर आया था, जब मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद को हिंदुओं के रंग से बचाने के लिए उसके आगे तिरपाल लगा दिया गया था। इस तिरपाल मॉडल से क्या यूपी के मुसलमान नाराज हो गए हैं? योगी के तिरपाल मॉडल पर यूपी के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? ये जानने के लिए यूपी के अलग अलग शहरों के मुसलमानों का मन टटोलने की हमने कोशिश की। योगी की इस नीति पर उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश की। सबसे पहले उन भाईजान को सुनिए जिनकी दुकानों की पर्देदारी हुई है। अच्छी बात है, ढकवा दिए, किसी को कोई परेशानी ना हो, जो हमारे कावड़ भाई आएंगे उनको परेशानी ना हो, उसकी वजह से ढकवा दिए गए। जितनी दुकानें सब ढकवा दी गई जी, सारी नोडल जितनी भी है हमारी तरह दुकानें सब ढकवा दी गई। यहाँ पर शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले नॉनवेज होटलों को पर्दे से ढकवा दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय जो ये होटल है जहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है। इसके कारण है शिवरात्रि का त्योहार। मुजफ्फरनगर के दुकानदार योगी सरकार के तिरपाल मॉडल से संतुष्ट नजर आए। इसी सवाल के साथ मुरादाबाद के भाईजान का मन भी हमने टटोला, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के तिरपाल मॉडल पर कुछ चौंकाने वाला बयान दिया। पर्दा लगाना चाहिए क्योंकि सब कांवड़ लेके ब्रिज घाट जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो करना चाहिए। हमें नहीं, पर्दा लगाना चाहिए। सही जी, ठीक मानते हैं, क्योंकि जो शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं वो गली से भी निकलते हैं, मोहल्ले से भी निकलते हैं, वहाँ पे मीट की दुकानें होती हैं। हो सकता है उन्हें उसकी वजह से दिक्कत होगी, और जाहिर सी बात है वो एक पाक साफ जगह जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसी कोई भी चीज उनके सामने ना आए तो ज्यादा अच्छा है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं हो पाएगा। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। बाबरी के विरोध में क्या यूपी के मुसलमान योगी के साथ हैं, या बाबरी पर यूपी के मुसलमान हुमायूं के साथ हैं? आगरा के मुस्लिम बाबरी पर योगी के बयान से क्या इत्तेफाक रखते हैं? ध्यान से सुनिए। बाबरी मस्जिद बहुत बनी हुई, बहुत आगरे में बहुत इंडिया बहुत मस्जिदें हैं बाबरी मस्जिद के नाम से, बहुत बनी हुई और बनेंगी वो। देखिए, ये भी सरासर गलत है। ये तो एक जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को छार करने में लगे हुए हैं योगी जी। अब ये तो योगी जी जान सकते हैं कि कयामत तक योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे और बाबरी मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन इस तरीके के बयान न देना चाहिए। यूपी के कुछ और शहरों के मुस्लिम बाबरी मॉडल को लेकर क्या योगी के साथ हैं या फिर योगी के खिलाफ, वो भी सुन लीजिए। ये तो भड़काऊ वाले वो है, बात है, बयान है। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो यूपी के सीएम वहाँ जाए कहने, यहाँ से क्या मतलब है? हम लोग से कोई मतलब थोड़ी, हम लोग वहाँ बंगाल थोड़ी जा रहे हैं। तो बंगाल वाले एक जो है इशू बना दिया उन्होंने, वो इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। मस्जिदें और भी बन रही है,
अब योगी जी ने किसी और मस्जिद के बारे में तो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन स्पेशली उसको जो नाम दिया गया है तो उसी चीज के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक पॉलिटिकल मसला है तो उसमें उन्होंने कहा होगा। मान सकते हैं इस बात को कि नहीं बन सकती, ठीक है, कोई बात नहीं इसके लिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान बंगाल में बन रही बाबरी को लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं इसका अंदाजा उनके बयानों से लग चुका है। और रही बात नॉनवेज दुकानों पर पर्दा लगाने की, उस पर यूपी के भाईजान खुलकर योगी के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, यूपी पर सबसे बड़ा मुस्लिम सर्वे आपने देखा, अब बारी है योगी के फ्राइडे ब्लॉकबस्टर की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी फुल फॉर्म में दिखाई दिए, क्योंकि योगी ने अपनी हुंकार से न सिर्फ सनातन विरोधियों को पस्त किया, बल्कि अपने तीखे प्रहारों से विपक्ष को भी धुआं धुआं कर दिया। आखिर कैसा था यूपी विधानसभा में योगी का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर, जरा आप खुद देखिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था, समाजवादी पार्टी के समय में उसको रोक लगा दी गई। कावड़ यात्रा को रोकी जाती है। कावड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है, शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के और समाज का व्यक्ति जाएगा। वो कावड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था, और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी, और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल्ले गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे हैं। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया। आज पर खड़ा भगवान राम भव्य मंदिर। ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है, यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य क्या किया? कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा। वंदे मातरम ना गाने के बहाने खोजे जाने लगे। ऐसे ऐसे तर्क गढ़े जाने लगे जिससे मुस्लिम समाज वंदे मातरम को लेकर बगावती तेवर अख्तियार कर ले।
पहले आपको मियां भाई के उन 5 बड़े बहानों के बारे में बताता हूं जिनके जरिए वो वंदे मातरम गाने से बचना चाहते हैं। देखिए, बहाना नंबर 1, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा, उनके साथ किसी को वो शरीक नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहाना नंबर 2, वंदे मातरम अनिवार्य करना मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन की साजिश है। अब देखिए ये कितनी गलत बात है। बहाना नंबर 3, ये जनगण मन को रिप्लेस करने की तैयारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहाना नंबर 4, ये आस्था पर हमला है, सिर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बहाना नंबर 5, वंदे मातरम की शान में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। तो ये है उन बहानों की छोटी सी लिस्ट जिसके जरिए मुसलमान, बल्कि कहूं कि कुछ मुसलमान वंदे मातरम से न सिर्फ खुद को दूरी बना रहे हैं बल्कि मुस्लिम समाज को भी दूर कर देना चाहते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि वो सामूहिक चेतना है जिसने हर भारतवासी के दिल में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत पैदा कर दी थी। लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य क्या किया? आजादी की लड़ाई में खून बहाने का दम भरने वाले भाईजान की आस्था आड़े आने लगी। उन्हें राष्ट्रगीत की आड़ में धर्म परिवर्तन वाली साजिश नजर आने लगी। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई गलत नहीं होगा। ये चीज, ये मतलब एक जबरदस्ती हो रही है। कैसी हुकूमत है, कैसी सरकार है। सुना आपने, एक ऐसी रचना जिसने गुलामी के खिलाफ जंग में हर धर्म और मजहब के लोगों को जोड़ दिया, भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। वो मियां भाई को इतना चुभ रहा है कि उन्हें इसे अनिवार्य किया जाना साजिश नजर आ रहा है। कह रहे हैं सिर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मजहब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की सरकार जनगण मन को रिप्लेस करना चाहती है वंदे मातरम से नेशनल एंथम के तौर पर? क्यों ये, व्हाई इट इज मेड टू बी कंपल्सरी? हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने भी वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। जमीयत ने इस आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया है। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, याद रखिए, मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मदनी ने कहा, वंदे मातरम अनिवार्य कर देना धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वंदे मातरम को लेकर उठ रही विरोध की इन आवाजों को सीएम योगी ही सही आईना दिखाते हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। जिन कट्टरपंथियों को वंदे मातरम आस्था पर हमला नजर आ रहा है, धर्म परिवर्तन की साजिश नजर आ रही है, उन्हें इन आवाजों को भी एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। जो हमारे संविधान में है तो वो हमें वंदे मातरम कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग राष्ट्रगान गा सकते हैं और हम लोग अपना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, कोई मजहब से नहीं जुड़े हैं, पहले हम संविधान के साथ हैं। ये वंदे मातरम की गूंज से कतराते हैं और फिर मिट्टी में अपने खून का हिस्सा भी बताते हैं। सवाल ये है कि जिस वतन की मिट्टी में मुस्लिम समाज अपने खून की हिस्सेदारी पेश करता है, उसी वतन की शान में वंदे मातरम का गाना उसे अपने मजहब पर हमला क्यों नजर आने लगता है?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तांत्रिक कमरुद्दीन के मायाजाल को दिल्ली पुलिस ने भस्म कर दिया है। अभी तक दिल्ली पुलिस 8 हत्याओं का खुलासा कर चुकी है। सभी हत्याओं का पैटर्न एक जैसा है, जिन, तंत्र मंत्र और लड्डू। जिन से धनवर्षा कराने वाला तांत्रिक कैसे सीरियल किलर बना, कमरुद्दीन कैसे अपने शिकार को झांसे में लेता था, जिन का क्या कनेक्शन है, ये रिपोर्ट बताने जा रही है। जादू टोना भगाने के लिए जिन्न वाली किताब, ताबीज वाला जिन्न, प्यार मोहब्बत वाला जिन्न, जिन्न की तस्वीरें, घर में मजार, ये तस्वीरें तांत्रिक कमरुद्दीन के मायाजाल की गवाही दे रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए जिन्न, जादू टोना और मजार के जरिए कमरुद्दीन शिकार को अपने जाल में फंसाता था। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में तांत्रिक का जिन्न वाला धनवर्षा का जाल बेनकाब हो गया है। दिल्ली में 3 लोगों की हत्या का आरोप, यूपी के फिरोजाबाद में भी 2 लोगों का मर्डर, राजस्थान में एक महिला की हत्या का आरोप, बाबा के शिकार और पीड़ितों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इसका जिन्न वाला मायाजाल भी भस्म हो चुका है। सीरियल किलर तांत्रिक कमरुद्दीन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को जितना घिस रही है, उतना ही उसके अंदर का जिन्न बाहर निकल रहा है। कमरुद्दीन के पास से जादू, टोना और जिन्न को बुलाने वाली कुछ किताबें भी मिली हैं। इन किताबों के जरिए ही कमरुद्दीन अपना धंधा चला रहा था, लोगों को फंसा रहा था। मृतक लक्ष्मी के फोन से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, जिसमें लड़कियां तंत्र बुक के साथ खड़ी हैं। कमरुद्दीन ने लड़कियों को भरोसा दिया था कि जिन्न उनके साथ संबंध बनाएगा और इसके बाद उनके ऊपर पैसों की बारिश करेगा। लोगों का भरोसा जीतने के लिए, जिन्न का जादू दिखाने के लिए इसने अपने घर के अंदर एक मजार भी बना रखी है। जिन्न, जादू टोना और तंत्र मंत्र की शुरुआत यहीं से होती थी। कमरुद्दीन लोगों को रातों रात अमीर बनने का लालच देता था, जिन्न की मदद से पैसों की बारिश कराने का दावा करता था। एक बार शिकार झांसे में फंस जाता तो कमरुद्दीन उन्हें पैसों के साथ बुलाता था और फिर जहर देकर पैसे और सामान को लूट लेता था। दिल्ली में भी कमरुद्दीन ने ऐसा ही किया। 76 साल के रणधीर, 42 साल के प्रॉपर्टी डीलर शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी को तंत्र मंत्र और जिन्न से अमीर बनाने का सपना दिखाया और फिर मार दिया। दिल्ली पुलिस को कार से गिलास, शराब की बोतल, कार मैट, कुछ नकदी और पीड़ितों के पहचान पत्र जैसे अहम सबूत हाथ लगे हैं। मृतक शिव नरेश के पास जो पर्स था, उससे जिन बुलाने का मंत्र भी मिला है। और कमरुद्दीन इतना शातिर था कि जब भी वो तंत्र मंत्र करता तो अपने आसपास मौजूद लोगों के मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर करवा देता। दिल्ली में मारे गए तीनों शख्स को कमरुद्दीन ने लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया था। कमरुद्दीन ने लड्डू में सल्फात, नींद की गोलियां और कोल्ड ड्रिंक मिलाया था। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसे खाते हुए सभी लोग बेहोश हो गए। राजस्थान में भी एक दंपति को कमरुद्दीन ने अपना शिकार बनाया। इसने पति के हाथों ही पत्नी की हत्या करवा दी। कमरुद्दीन 2010 से ही तंत्र मंत्र के इस धंधे में एक्टिव था। ज्यादातर ये यूपी के लोगों को अपना शिकार बनाता था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 8 मई 2025 को मजार के पास से 2 लोगों की लाश मिली थी। मौके से लड्डू, तंत्र मंत्र का सामान, पानी का गिलास और नींबू बरामद हुआ था और हत्या का आरोप कमरुद्दीन पर है। इस केस में कमरुद्दीन गिरफ्तार हुआ, जेल गया और फिर जमानत पर छूट गया। और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से तंत्र मंत्र का माया जाल खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार कमरुद्दीन दिल्ली पुलिस के हाथ से चढ़ा है
और दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन के अंदर छुपे एक एक जिन्न को बाहर निकाल रही है। कमरुद्दीन अब जेल में ही सड़ेगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अवैध मजारों पर योगी का बुलडोजर खूब चल रहा है, तो अब भाईजान दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे हैं। दिल्ली में जिस सिग्नेचर ब्रिज को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, उस सिग्नेचर ब्रिज की जमीन के नीचे अवैध कब्जे का आरोप है। वहां मजार बना दी गई है। ये कब्जा किसने किया है, आखिर वो कौन लोग हैं, क्या है अवैध कब्जे के सच्चाई की ये कहानी, देखिए इस रिपोर्ट। ये सिग्नेचर ब्रिज और इसके जस्ट साइड में ये देखो कितनी सारी मजार बन चुकी हैं। ये कब्जा हो रहा है दिल्ली की यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में लोगों के घर घर ये वीडियो मोबाइल के जरिए पहुंच रहा है। अलग अलग लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास जाकर मजार का वीडियो बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इसे अवैध बता रहे हैं। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, देखो कितनी सारी मजार है। सीएम रेखा गुप्ता जी देखो, ध्यान से देखो आप भी। लेकिन इस वायरल वीडियो का सच क्या है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम सिग्नेचर ब्रिज के उसी इलाके में पहुंची जहां ये मजारें हैं। जी न्यूज की टीम जब सिग्नेचर ब्रिज के नीचे पहुंची तो वहां मस्जिद, दरगाह, मजार और कब्रिस्तान सब था। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में करीब 10 बीघे में मस्जिद, मजार, दरगाह और कब्रिस्तान हैं। राजधानी दिल्ली में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान और मजार बनाए गए। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के वजीराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज के बेहद करीब यमुना के किनारे ये जगह बसा हुआ है। यहाँ पर 9 गाजा जो पीर हैं उनका ये मज़ार है। बताया जा रहा है कि ये जो मज़ार है 493 साल पुराना यहाँ पर मज़ार होता था, लेकिन यहाँ पर अब विवाद ये खड़ा हो गया है कि मज़ार के साथ साथ यहाँ पर कब्रिस्तान और मस्जिद भी बना लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान बनाए गए हैं वो दरअसल सरकारी ज़मीन पर है। यूपी में योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे की सफाई कर रहा है। एक एक इंच अवैध कब्जे को बुलडोजर से क्लीन कर रहा है। यूपी में मजहब के नाम पर अवैध कब्जा नहीं टिकता, लेकिन दिल्ली में मजहब की आड़ में अवैध कब्जे का आरोप लग रहा है। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए अल्लाह ने थोड़ा कहा है कि जो देश की सरकार की संपत्ति है उसको कब्जा करने की इजाजत तो नहीं दिया है। देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान को मानेंगे कि दूसरी बात को मानेंगे। वो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास मौजूद मजार करीब 500 साल पुरानी है। मजार के साथ यहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान भी है, जिसका दायरा बढ़कर अब सिग्नेचर ब्रिज तक पहुँच गया है। और लोग अब इसी वीडियो को शेयर कर अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि मजार और कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि अवैध कब्जा किया गया। ये सब पुराना कब्रिस्तान है और कई 100 साल पहला पुराना कब्रिस्तान है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 9 गजा बाबा जो है वो दफन है। और 9 गज का मतलब होता है 27 फुट लंबाई। 27 फुट लंबाई जो है आज से तकरीबन कई 100 साल पहले होती थी। ये तो पटवारी के रिकॉर्ड में है, दर्ज है उसमें। कितना तभी कितना होगा, आप लोगों को तो जानकारी होगी? नहीं, जानकारी नहीं है हमें। अच्छा। हमें तो जैसा बुजुर्गों से मिला है कब्रिस्तान, उसी तरह से हम देखते आए हैं। और इसके अलावा यहाँ आसपास में कोई और जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2 साइड में इसमें गंगा नाला बहते हैं, एक साइड में जमुना बहती है और एक साइड में डीडीए ने अपनी दीवार की हुई है। हम इसी के बीच में इसको इस्तेमाल करते आए हुए हैं। बीती रात दिल्ली से यूपी तक बुलेट के ताबड़तोड़ ट्रेलर से सनसनी मच गई। जहां यूपी में योगी फोर्स ने 2 अलग अलग जिलों में शातिर बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने मेरठ की कुख्यात असद गैंग पर एनकाउंटर के बाद शिकंजा कसा। आखिर कैसे देश के 2 सूबों में बीती रात अपराधी रडार पर आए, देख लीजिए। देश के 2 बड़े सूबों में 3 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और इस मुठभेड़ के जरिए 6 कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। मतलब ये
कि दिल्ली टू यूपी खाकी का द बुलेट शो ताबड़तोड़ अंदाज में चला। खैर, यूपी में अपराधियों के साथ मुठभेड़ तो आम बात है, मगर आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। राजधानी के उस्मानपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया। क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि मेरठ की नामी असद गैंग का सरगना अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में आने वाला है। इस इनपुट के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैप लगाया और जैसे ही तीनों बदमाश एक बाइक पर आते दिखे, उन्हें सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन कुख्यात बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या, क्राइम ब्रांच ने जोरदार पलटवार किया। यही उस्मानपुर का वो इलाका है जहां पर इनकाउंटर किया गया है और गोलियों के निशान जो आप देख सकते हैं, पहली गोली का निशान यहां पर सस्पेक्टेड वेपन जहां पे लिखा गया है ये था। उसके साथ ही साथ आप दूसरी गोली का, उसके साथ ही एम्प्टी कैट्रिजेज ये चौथा, उसके साथ एक 5वां और 6वां आप सामने में देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 जगह पर जो कैट्रिजेज हैं, उसके साथ ही साथ सस्पेक्टेड वेपन यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों की एक गोली क्राइम ब्रांच के एसआई को भी छूकर निकल गई। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने से एसआई की जान बच गई। पुलिस ने मौके से हथियार और बाइक बरामद की। तीनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मेरठ का असद गैंग 1 साल पुरानी हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिसे इन बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया था। और वैसे भी वांटेड असद और उसकी गैंग पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी तरह यूपी के फिरोजाबाद में योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी बदमाश परवेज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी परवेज के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद योगी फोर्स के जवान परवेज को कंधे पर लाद कर अस्पताल ले गए। बता दें कि 50,000 का इनामी बदमाश परवेज साल 2006 से फरार चल रहा था। यूपी के 2 जिलों में परवेज पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज थे। बीते 2 दशकों से परवेज नाम और पहचान बदलकर छिपता फिर रहा था। लिहाजा जैसे ही योगी फोर्स को परवेज से जुड़ा इनपुट मिला, उसकी घेराबंदी की गई ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। मगर इसी दौरान परवेज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें परवेज घायल हो गया। फिरोजाबाद की तरह यूपी के सहारनपुर में योगी फोर्स की मुठभेड़ गो तस्करों से हुई, जो इलाके के जंगलों में चोरी छिपे गोकशी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही योगी फोर्स मौके पर आ धमकी। इसी दौरान गो तस्करों ने फायरिंग की। यूपी पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और पलटवार किया, जिसमें एहसान उर्फ समीर और महमूद घायल हो गए। मौके से इनके 6 साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए हैं। उक्त मुठभेड़ के मौके से अभियुक्तगण के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण तथा 1 जिंदा बछिया, रस्सा इत्यादि अन्य सामान बरामद हुआ है। गनीमत रही कि बीती रात दिल्ली टू यूपी चले एनकाउंटर में असद, रईस, परवेज, सईद, मेहताब, एहसान और समीर यमलोक के दर्शन करके ही लौट आए। वरना अगर पुलिस की बुलेट जरा सा भी अपना रास्ता बदल लेती या दाएं बाएं हो जाती, तो इन बदमाशों का मिट्टी में मिलना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जुमे पर पाकिस्तान में भारत के लिए दुआ मांगी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों की ये दुआ किसी बद्दुआ से कम नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी हाथ फैलाकर अपने खुदा से मांग रहे हैं कि 15 फरवरी को भारत से होने वाले T20 मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब हो जाए, ईशान किशन और सूर्या की फॉर्म चली जाए, और तो और बुमराह और पांड्या भी मैच में अच्छा प्रदर्शन न कर पाए। लेकिन मैच का नतीजा क्या होगा, ये सोच सोचकर पाकिस्तानी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, तभी तो उन्हें ये दुआ करनी पड़ रही है। देखिए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त खौफ में है और दोनों हाथ फैलाकर सिर्फ यही दुआ कर रहा है कि आगा जी 15 तारीख वाला मैच जितवा दो, मुल्क की इज्जत बचा लो, वरना पाकिस्तान की ऐसी जलालत होगी जिसे 25 करोड़ पाकिस्तानी ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। अरे मियां भाई, तुम लाख दुआएं कर लो, पाकिस्तान पहले भी जलील हुआ है और 15 फरवरी को भी जलील होगा, क्योंकि टीम इंडिया में ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो क्रिकेट के मैदान में पीटेंगे भी और घसीटेंगे भी, वो भी बेरहमी के साथ। सुना आपने, ये वही पाकिस्तानी है जो कल तक इंडिया पाकिस्तान के मैच को सबसे बड़ी राइवलरी मानते थे, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट के पिच पर रौंदा है, उसके बाद से पाकिस्तानी भी ये समझ चुके हैं कि आगा जी से इस बार भी कुछ नहीं हो पाएगा।
इस बार भी शाहीन बाबर खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा भाईजान, किस किस को पाकिस्तानी गेंदबाज पकड़ेगी, क्योंकि टीम इंडिया जिस फॉर्म में खेल रही है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तानियों की जान हलक में अटकी है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का बट्टा बॉलर उस्मान तारिक टीम इंडिया को गीदड़ भपकी दे रहा है। लिहाजा मैच से पहले ही पाकिस्तानियों ने अपने भट्टा बॉलर को औकात बता दी। एक बात तो तय है, 15 फरवरी को कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो T20 मुकाबला होगा, उसमें भट्टा बॉलर उस्मान तारिक का भट्टा न बैठ गया तो कहिएगा, क्योंकि जिस तरह से उस्मान ने गीदड़ भपकी दी है, उसके बाद से वो टीम इंडिया का प्राइम टारगेट बन चुका है। और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के हर प्रीमियम बॉलर का करियर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ही खत्म किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश चुनाव में पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर की जबरदस्त हार हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बेसिर पैर की खबर है। जी नहीं, चुनाव बांग्लादेश का है तो आपका सोचना जायज है कि मुनीर कैसे हार गया, लेकिन ये सच है, क्योंकि पाकिस्तान जिस जमाते इस्लामी के हाथ में सत्ता आने के सपने पाले बैठा था, वो नहीं हुआ। बांग्लादेश की सत्ता BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ में आ गई। बेचारा मुनीर बांग्लादेश चुनाव से बड़ी आस लगाए बैठा था। सोच रहा था जमात इस्लामी के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो भारत में अशांति फैलाने के लिए उसे बैठे बिठाए बड़ा हथियार मिल जाएगा, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया। बांग्लादेश का चुनाव BNP जीत गई, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। यानी यह तय हो गया कि BNP के तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे थे। अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के बाद उन्होंने BNP की कमान संभाली और अब बांग्लादेश की कमान भी संभालेंगे। BNP की जीत का सबसे बड़ा खामियाजा मुनीर को ही भुगतना होगा। कैसे, वो समझिए। मुनीर भारत के खिलाफ बांग्लादेशी धरती से साजिश नहीं कर पाएगा। मुनीर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जैसे गेम नहीं कर पाएगा। BNP घोर इस्लामिक विचारधारा वाली नहीं मानी जाती, ये भी मुनीर के लिए झटका है। बांग्लादेश के साथ मुनीर भारत के खिलाफ गुट नहीं बना पाएगा। BNP बांग्लादेश फर्स्ट की बात करती है, यानी वो अपने हितों को लेकर आगे बढ़ेगी, ना कि मुनीर को भाव देगी। BNP ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, ये भी मुनीर के लिए बड़ा झटका है। भारत की सबसे बड़ी चिंता जमात इस्लामी को लेकर थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रभाव में माना जाता है। जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था, लेकिन BNP की जीत ने उसके मंसूबे धराशायी हो गए और साथ ही मुनीर के भी। तारिक रहमान की मां शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई। ऐसे में अगर जमात सत्ता में आती तो इस नजदीकी के और गहराने की आशंका थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुनीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी BNP की जीत से कुछ हद तक राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि BNP बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना करती रही है, जबकि जमात से ऐसी कोई उम्मीद करना ही बेमानी था। बांग्लादेश के हिंदुओं के दिल में अब छोटी सी ही सही, लेकिन उम्मीद जरूर होगी कि नई सरकार में उनके हालातों में बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कंगाल पाकिस्तान खाड़ी देशों में भिखारियों को एक्सपोर्ट करता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अब खाड़ी देशों ने भिखारिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हो रही है। खुद पाकिस्तानी चीख चीख कर रो रहे हैं। आखिर सऊदी अरब के जिस प्रिंस के साथ शहबाज और आसिम मुनीर गलबैयां करते हैं, उसी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लग गया। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि खाड़ी के 5 और देशों ने पाकिस्तानियों की एंट्री पर रोक लगा दी। खाड़ी देश से 38,000 पाकिस्तानी भाग गए। मुस्लिम देश में पाकिस्तानियों का घुसना मना है। सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर जैसे मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को लात मारकर बाहर कर दिया है। इन देशों से सिर्फ पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया गया है,
बल्कि उनकी एंट्री पर पूरी तरह बैन कर दिया है। आसिफ मुनीर अपनी निंजा टेक्निक से सऊदी का कर्ज चुकाने की कोशिश में है। सऊदी के प्रिंस और उनके मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहा है, तो पाकिस्तानी भी खाड़ी देश में भीख मांगने का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज तक और राष्ट्रपति जरदारी से लेकर आम जनता तक सब खाड़ी देश में भीख मांगने की कतार में खड़े हैं। अमेरिका की तरह खाड़ी देशों के लिए भी पाकिस्तान टॉयलेट पेपर से कम नहीं है। पाकिस्तान अब खाड़ी देशों में भिखारियों का एक्सपोर्टर बन गया है। खाड़ी देश में अब पाकिस्तानी कमाने नहीं बल्कि भीख मांगने जा रहे हैं। 2024 में यूएई, सऊदी अरब और कई खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के करीब 30 शहरों के लोगों के लिए वीजा पर अनिश्चितकालीन बैन लगा दिया था। यह फैसला भीख मांगने, तस्करी, नशीली दवाओं का कारोबार करने और दूसरे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के बाद लिया गया था। कंगाल पाकिस्तान अब भिखारिस्तान बन गया है और खाड़ी देशों ने भीख का धंधा चला रहे पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।